Hello students, this is our next lecture and in this session we are going to discuss the PYQs of salient features of Indian Constitution. इससे पहले हमने preamble के PYQs किए थे और हमने schedules के PYQs भी कर लिए हैं. हमने DPSP के PYQs भी कर लिए हैं. You will find this playlist in the playlist section, है ना, and you can watch the previous sessions as well. कुछ लोग हैं जो रेगुलरली लेक्चर्स देख रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, मैं कमेंट पढ़ती हूँ एंड थैंक्स ए लॉट. सब लोग अप्रिशिएट ही करते हैं. एक्सप्लेनेशन आपको पता है इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैनल. देखो, जब मैं ये कह रही हूँ ना कि एक्सप्लेनेशन इज़ द बेस्ट पार्ट, इट मीन्स आई मीन इट. अगर आप ये ना एंड टाइम पर जब आप रिवाइज करोगे, वंस यू हैव रेड द सिलेबस जनवरी फरवरी में, आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, बिकॉज वट एवर आई बी टेलिंग यू विल बी एबल टू कनेक्ट दैट, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो. सो अगर आप इन लेक्चर्स को 2-3 बार भी देखोगे ना, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. जो पढ़ा है उसको लिंक कर पाओगे और इससे ना चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं. MCQs ही तो हमें सॉल्व करने हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, है ना. वहाँ कौन सा आपसे थ्योरी पूछी जाएगी. इसलिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स, बेस्ट वे टू रिटेन स्टफ. ठीक है, चलो अब आगे शुरू करते हैं. ये बैटरी शायद इसकी लो है, जस्ट ए मोमेंट. तब तक ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको. So with reference to the Constitution of India, consider the following statements: fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policy, DPSP. Which of the above provisions of the Constitution of India are fulfilled by National Social Assistance Program launched by the Government of India? क्योंकि ये 2010 का क्वेश्चन है, सो मे बी दिस वॉज द प्रोग्राम लॉन्च्ड एट दैट टाइम. सो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल होते हैं बाय द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. ऑप्शन है 1 ओनली, 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली. सी ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन इवन इफ यू डोंट नो द कंटेंट. अगर आपने इस प्रोग्राम के बारे में नहीं पढ़ा है, इवन देन ब्रेक द कीवर्ड्स को ब्रेक डाउन करो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के. हम ना ये तो हम सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ लेंगे, फिर हम एक सीरीज़ रन करेंगे जिसमें मैं ईयर बाय ईयर आपको पेपर सॉल्व करना बताऊंगी कि कैसे कीवर्ड्स को ब्रेक डाउन करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं. एंड वो सीरीज़ आपके लिए ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल होगी. चलो देखो, सोशल असिस्टेंस क्या होता है, किसके लिए होता है सोशल असिस्टेंस. ऑब्वियस सी बात है, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं. वल्नरेबल सेक्शंस मान लो कि बड़े बूढ़े लोग, एल्डरली पीपल, विडोज़ हो गई, या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हो गई, या फिर अदर जो पुअर सेक्शंस से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी के पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं. तो सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये राइट टू सोशल असिस्टेंस कहाँ पढ़ा है आपने. DPSP में नहीं पढ़ा है कि स्टेट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा राइट टू वर्क, राइट टू सोशल असिस्टेंस, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ ओल्ड एज, इन केस ऑफ सिकनेस, इन केस ऑफ डिसेबलमेंट. सो फंडामेंटल राइट्स का तो इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम से, और ना ही कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई लेना देना है. ये प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव मेनली सोशल सिक्योरिटी के लिए है या फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए है. सो इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट दैट कि ये एक ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता है. जो DPSP का ऑब्जेक्टिव है ना, स्पेशली जो आर्टिकल 41 है, कल वाली क्लास में मैंने आर्टिकल 41 याद करवाया था. सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, राइट टू वर्क से रिलेटेड है. फिर मैंने बताया था 42 में क्या था कि राइट टू वर्क तो प्रोवाइड कर दिया, अब हमें अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करो, हमें वर्किंग कंडीशंस अच्छी चाहिए, ह्यूमेन चाहिए. सो वो आर्टिकल 42 में आता है. सो आर्टिकल 41 को ये फुलफिल करता है. सो DPSP इज़ द राइट आंसर. सो 3 ओनली इज़ करेक्ट हियर. B इज़ द राइट आंसर. ठीक है, चलो. सो NSAP डज नॉट डायरेक्टली फुलफिल ए फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल ड्यूटीज़ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है.
नेक्स्ट क्वेश्चन ये 1996 का है. एसर्शन कहता है कि द वर्ड माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. रीज़न ये कहता है कि माइनॉरिटीज़ कमीशन इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सिंपल यार, उस टाइम ना बहुत सिंपल क्वेश्चन. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर. ये 1996 का क्वेश्चन है. एट दैट टाइम क्वेश्चंस यूज टू बी ईजियर. विश वी हैड ए टाइम मशीन. हम वहाँ उस ईयर में जाते. जैसे वो डार्क सीरीज़ नहीं है, पहले भी शायद मैंने इस सीरीज़ की बात की थी, तो उसमें ऐसे ही होता है कि 2019 से लोग ना 1986 में जाते हैं टू सॉल्व सम मिस्ट्री और वट एवर, है ना. तो अपन भी जाते वहाँ पर. तो तब एट दैट टाइम क्वेश्चंस यूज टू बी वे ईजियर. चलो. The word minority is not defined in the Constitution of India. Even if you don't know the content, you still can answer the question बहुत easily. Trust me. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये नॉट डिफाइंड वाली चीज़ें होती हैं ना, ये जनरली करेक्ट होती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उतना भी डिटेल्ड नहीं है. डिटेल्ड मतलब हर वर्ड को डिफाइन किया गया हो, ये नहीं है, है ना, पूरी तरह से डिफाइन किया गया हो. सो जैसे अनटचेबिलिटी, ये सब वर्ड्स को डिफाइन नहीं किया गया है. सो बिल्कुल सही है, ये वर्ड डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. बट क्या ये रीज़न इसको जस्टिफाई कर रहा है कि माइनॉरिटी कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब नहीं है. जैसे कि इसमें जो रीज़न है ना, मतलब ये कोई रीज़न थोड़े है कि माइनॉरिटी कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इस वजह से माइनॉरिटीज़ डिफाइंड नहीं है. सो रीज़न वैसे तो ट्रू है, ये रीज़न वैसे तो ट्रू है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ कमीशन एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज़्म के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था. आई मीन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था, है ना. बाद में इसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के अंडर लाया गया था, तो स्टैट्यूटरी बेसिस मिल गया था. बट इसका कोई लीगल, इसका कोई कनेक्शन नहीं है विद द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. तो यहाँ पर दोनों ट्रू हैं, बट रीज़न जो है वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी. बिल्कुल सही है. इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़. पता होगा आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30. आर्टिकल 29 में बोला गया है कि जो सिटीजन्स हैं जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, ये उनको प्रोटेक्ट करेगा. इसमें चाहे मेजॉरिटी है चाहे माइनॉरिटी है, सबके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा. बट अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें तो इसमें दो माइनॉरिटीज़ की बात की जाती है. एक तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं, कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकती हैं अपनी चॉइस से. ठीक है. ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको. द डिफरेंस बिटवीन 29 एंड 30. 29 कवर्स ऑल काइंड्स ऑफ मेजॉरिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़. बेसिकली 29 aims to preserve the culture, the script, the religion of citizens. But Article 30 religious minorities और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कवर करता है, उनके राइट को कवर करता है, राइट टू एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना. सो रीज़न भी इसमें ट्रू है. माइनॉरिटी कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. लेटर पहले ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू सेटअप करी गई थी. बाद में एक एक्ट आया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट, जिसके थ्रू इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था. सो रीज़न एंड एसर्शन दोनों करेक्ट है. द फैक्ट दैट माइनॉरिटीज़ कमीशन इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डज नॉट एक्सप्लेन वाई द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन माइनॉरिटीज़. ठीक है. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट कन्वेंशनली फॉलो किया जाता है, कि कन्वेंशन है बट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. पहला ऑप्शन कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो लोअर हाउस का मेंबर रहेगा. लोअर हाउस मतलब लोकसभा. द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ ही लूजेज द मेजॉरिटी इन द लोकसभा. ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. इफ़ बोथ प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट डिमिट ऑफिस साइमल्टेनियसली, कि अगर साइमल्टेनियसली दोनों ही ऑफिस में नहीं है, ऑफिस छोड़ देते हैं बिफोर द एंड ऑफ द टेनर, उस केस में जो लोकसभा का स्पीकर है विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा. सो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कन्वेंशनली फॉलो होता है.
एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं है, बट ये कन्वेंशन बन चुका है। सी, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें ना, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसी कोई भी कन्वेंशन नहीं है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहीं से भी लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी है। वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। ऑल्सो अगर कोई मेंबर ऐसा है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वो भी मिनिस्टर बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, बाद में उसके लिए कुछ टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब होता है कि इतने टाइम पीरियड में उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना होगा, बट वो किसी भी हाउस से हो सकता है, किसी भी हाउस से नहीं भी हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को इमीडिएटली रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर वो लोकसभा में मेजॉरिटी लूज़ कर देता है तो। बट ये एक कन्वेंशन एस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, दे enjoy the confidence of the लोकसभा because they are collectively responsible to it। सो अगर मान लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन साइन हो जाता है, या फिर अगर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू रीगेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, बट ये एक कन्वेंशन है, ऐसा कन्वेंशनली डेवलप हो चुका है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन नंबर, बाकी तो ऑप्शंस गलत ही है। सी इनकरेक्ट है ही। ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, ना ही ऐसा कोई भी रीजन, कोई सेक्शन ऑफ इंडिया ज़रूरी नहीं है कि उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रिप्रेजेंटेशन हो। जब गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो कवर हो जाए, सोशल बैलेंस बना रहे, बट ऐसा एक नेसेसिटी नहीं है, ना ही ऐसा कन्वेंशनल नेसेसिटी डेवलप हो पाया है। अब फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। जब भी प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ऑफिस अगर साइमल्टेनियसली वैकेंट हो जाते हैं, उस केस में स्पीकर ऑटोमेटिकली उनकी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज नहीं करता है। ठीक है, आर्टिकल 70 जो है ना, आर्टिकल 70 एंड प्रेसिडेंट एक्ट है, प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस का एक्ट है, उस केस में सीजेआई नहीं तो फिर सीनियर मोस्ट जो जज है, या तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट अवेलेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता है। सो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो फाइनेंस मिनिस्टर ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का मेंबर हो, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर रीजन या हर सेक्शन को रिप्रेजेंट करवाना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 का है। अच्छा, ये मैं कवर करवा चुकी हूँ आपको। ये शेड्यूल का क्वेश्चन है, 5th शेड्यूल का, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पिछले जो शेड्यूल वाला लेक्चर था ना, उसमें मैं कवर करवा चुकी हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन असेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ फेडरल इन कैरेक्टर। सो बेसिकली इट इज़ आस्किंग द फेडरल फीचर्स। सो समबडी इज एट द डोर, सो मैं आती हूँ। यू रीड आउट द ऑप्शंस एंड थिंक अबाउट द आंसर। बताओ।
Yes. So I told you the difference between the federal features and the unitary features. So आपको ये देखना है कि क्या इस फीचर में स्टेट की ऑटोनॉमी जा सकती है। आई मीन सेंटर पूरी तरीके से स्टेट को टेक ओवर कर सकता है क्या, पूरी तरह से यूनिटरी हो सकता है क्या, हमारा जो गवर्नमेंट का कैरेक्टर है उसी से आपको पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। यार अगर जुडिशरी सेफ रहेगी तो सेंटर टेक ओवर नहीं कर पाएगी, मतलब कुछ इस तरह का लॉलेसनेस नहीं होगी, सेंटर मनमानी नहीं कर पाएगी, आर्बिट्ररी चीज़ें नहीं होंगी। सो ये बिल्कुल सही है, ये फेडरल फीचर को प्रमोट करेगा। सेकेंड ऑप्शन, यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स। वेट ए मिनट, क्या कह रहा है, द यूनियन लेजिस्लेचर जो हमारा पार्लियामेंट है हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज। बट ये कोई असेंशियल फीचर थोड़ा ही है। इसमें क्या लिखा है, इज एन असेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट इज़ फेडरल इन कैरेक्टर। यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। मतलब हमारे जो यूनिट्स क्या हैं, जैसे स्टेट्स और यूटीज़ हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। बट ये कोई डिफाइनिंग फीचर थोड़ा ही है, इसमें फेडरलिज्म का क्या रोल आ गया, कोई रोल नहीं आया इसमें। तो ये सिर्फ है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये तो कन्वेंशनली पार्लियामेंट्री फीचर है, सिर्फ फेडरल यूनिटरी से इसका कोई मतलब नहीं है। सो ये गलत है। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज़। इसका मतलब है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो यूनियन कैबिनेट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अब ये तो इंडिविजुअल लिबर्टी हो गई ना, ये कोई फीचर थोड़ा ही हुआ। मान लो रीजनल पार्टीज़ कैबिनेट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, है ना, तो वो एक तरह से जैसे मान लो कोalition हो गया, कई सारी पार्टीज़ का कोalition हो गया और उन्होंने कैबिनेट में पार्टिसिपेट कर दिया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने तो कर दिया। इसमें फेडरलिज्म कहाँ से आया, ये तो इंडिविजुअल लिबर्टी हो गई, ये तो पॉलिटिकल फीचर हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत है। द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये भी वेग साइज स्टेटमेंट है। वैसे तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, बट ये इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो इंडिविजुअल ही होते हैं, उसमें स्टेट और सेंटर का कोई मतलब नहीं है, इससे फेडरलिज्म का कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी गलत है। कई बार ना, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, यूपीएससी में ना बहुत बार आपको एक चीज़ मिलेगी कि आपको ऑप्शंस ऐसा लगेगा सारे सही हैं, बट यू हैव टू चूज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन में फेडरलिज्म के बारे में पूछा है, और जो ऑप्शंस है ना, ये वाला ऑप्शन इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रहा है, ये वाला ऑप्शन पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रहा है, ये वाला ऑप्शन जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहा है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन, जो कि फेडरलिज्म को सेव करने में हेल्पफुल रहेगा। अंडरस्टूड? सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ एन असेंशियल फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। ये इम्पार्शियल होता है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, इम्पार्शियलिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है जुडिशरी, एंड सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट को भी तो हैंडल करता है ना। रिमेंबर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अदर जो फेडरल फीचर्स है वो कौन से हैं, जैसे ड्यूअल गवर्नमेंट है, पावर्स का जो डिवीज़न है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी भी फेडरल फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी भी फेडरल फीचर है। आपको लगेगा कि मैम क्यों, क्योंकि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है ना। स्टेट के पास तो ये पावर होती ही नहीं है, तो पार्लियामेंट फिर मनमाने चेंजेस ला सकता है, फिर तो आर्बिट्ररीनेस आ जाएगी ना, लॉलेसनेस आ सकती है, सेंटर टेक ओवर कर सकता है। तो आपको किसी भी फीचर में ये देखना है कि क्या सेंटर टेक ओवर कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो फेडरल फीचर है। बाई कैमरलिज्म भी एक फेडरल फीचर है, 2 हाउसेस। ठीक है, सो ये
रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स और यूटीज इन राज्यसभा, ये ऑप्शन बी को इनकरेक्ट बता रहा है, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। सेम ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, सेम ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का है ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. Option 2. The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. चलो बताओ। अगेन इसमें एक वर्ड है जो कि आपको दिख जाना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ आपको एक क्वेश्चन में। सी ऑप्शन नंबर 1, लुक एट दिस वर्ड डिफाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उतना भी डिटेल्ड नहीं है कि उसमें सारी चीज़ें डिफाइन करी गई हों, ठीक है। सो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर केबीसी केस, केशवानंदा भारती केस 1973. Yes, it is an important feature of the constitution, but it is not defined in the constitution. ये एक जुडिशियल डॉक्ट्रीन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद इवॉल्व हुआ है। इसमें पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है उसको लिमिट कर दिया गया था। इसमें यस ये सारे एलिमेंट्स हैं। फेडरलिज्म इज ए बेसिक फीचर, सेक्युलरिज्म इज ए बेसिक फीचर, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, बट डिफाइन नहीं किया गया है। सो ड्यू टू दिस वर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन बी, बिकॉज ये क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इज ए वेरी माइल्ड वर्ड, प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। ऑब्वियसली जुडिशियल रिव्यू है नहीं क्या। आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 226 क्या कहता है, इसके अलावा आर्टिकल 13 क्या कहता है। मेन तो आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो स्टेट है ना, स्टेट इस तरह के लॉज नहीं बना सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर जाएं, जो पार्ट 3 को वायोलेट कर रहे हों। सो आर्टिकल 13 के अंदर वो सारे लॉज जो पार्ट 3 को वायोलेट कर रही हैं, फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रही हैं, वो सारे लॉज क्या होंगे, वॉइड डिक्लेयर किए जा सकते हैं, नल डिक्लेयर किए जा सकते हैं। इसी को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। And judicial review is an important safeguard for individual liberty and constitutional supremacy. ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड डिफाइंस। यहाँ है प्रोवाइड्स, तो बिल्कुल इसका प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो 1 इनकरेक्ट है, दिस इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक जुडिशियल डॉक्ट्रीन है। इसके एलिमेंट्स हैं फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू एट्सेट्रा। आर्टिकल 13 प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम मेकिंग लॉज दैट टेक अवे और एब्रेस फंडामेंटल राइट्स। एनी लॉ वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। दिस प्रोवाइड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। चलो यार ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं लिखना भूल गई शायद, सॉरी। ये एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि राइट टू वोट जो है ना, राइट टू वोट वो किस तरह का राइट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू वोट जो है, ये 2017 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस थे हमारे पास, राइट टू वोट किस तरह का राइट है। पहला ऑप्शन है फंडामेंटल राइट है, दूसरा ऑप्शन है नेचुरल राइट है, तीसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चौथा ऑप्शन है लीगल राइट है, लीगल राइट है। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 326 है, आर्टिकल 326 ये कवर करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को, एंड दिस इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम।
इसमें ये बोला गया है कि जो भी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पर रहेंगे। मतलब जो वोटिंग है, मतलब जो एडल्ट पीपल हैं वो वोट कर सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल परमिटेड डिस्क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, है ना। जैसे वोटिंग एज को पहले 21 थी वोटिंग एज, उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1988 में आया था। अब राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट के कैटलॉग में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया है राइट टू वोट को फ्रॉम फ्रीडम ऑफ वोटिंग। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हो कि क्या आपको वोटिंग की फ्रीडम है, वोटिंग की फ्रीडम ज़रूर है आपको, बट दैट डज नॉट मीन राइट टू वोट। राइट टू वोट उसको कवर नहीं करता है। आई बात समझ में? तो इसमें जो आंसर है, द राइट टू वोट इज़ एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी कंडीशंस, ठीक है। एंड जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना 1950 एंड 1951, उसमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड वोटिंग, ठीक है। एंड द राइट टू कंटेस्ट और बी इलेक्टेड इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशंस एंड स्टैट्यूटरी कंडीशंस। इसका कहने का मतलब है कि जो वोटिंग की कंडीशंस है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली या स्टैट्यूटरीली प्रिस्क्राइब करी गई हैं। तो आप पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है वो चीज़, राइट टू वोट। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है या फिर स्टैट्यूटरी भी इसको बोल सकते हैं। कई बार ये भी डिस्कशन चलता है कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या फिर स्टैट्यूटरी होगा। तो यूपीएससी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानता है इसको, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। पहला ऑप्शन है कि एक अरेंजमेंट होता है फॉर मिनिमाइजिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all। दूसरा ऑप्शन है ये एक मैकेनिज्म होता है ताकि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को स्पीड अप किया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डे बाय डे बढ़ रही हैं। ये तीसरा ऑप्शन है, ये एक मैकेनिज्म है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की इंश्योर की गई है टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये एक डिवाइस है फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन ए स्टेट ऑफ डिक्लाइन। नाउ इवन इफ यू डोंट नो द आंसर ना, एग्जैक्ट आंसर, एग्जामिनर ने ना ऑप्शंस इतने इजी फ्रेम किए हैं, ईजिली रूल आउट कर सकते हो। मतलब भाई वेग बिल्कुल। आपको नहीं लग रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो सेकंड ऑप्शन है वो दोनों सेम ही है, सिमिलर ही तो साउंड कर रहे हैं। जब भी आपको दो ऑप्शन सिमिलर दिखे ना तो दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि आंसर तो एक ही आना है, तो दो आंसर्स तो हो नहीं सकते। सो वो दोनों फिर गलत होंगे। तो यहाँ पर ये तो पक्का पता है कि ये और भी बिल्कुल गलत है। नाउ स्पीकिंग अबाउट द डी ऑप्शन, a device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people is in a state of decline। एक चीज़ और याद रखना, जो एग्जामिनर है वो कभी भी गवर्नमेंट को बैड पिक्चर में नहीं दिखाएगा, बैड या फिर वीक स्टेट में। वो हमेशा गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट में दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होती है स्टेट ऑफ डिक्लाइन, क्या एग्जामिनर प्रूव कर सकता है इस चीज़ को? तो आपको एक चीज़ ये सोचनी है, क्या एग्जामिनर इस चीज़ को प्रूव कर सकता है जो उसने लिखा है? नहीं यार, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। और वैसे भी जब भी आपको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात आती है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द सेंट्रल फीचर। मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़, ठीक है। इंडिया में रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 75
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैं ना, वैसे तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और वो उनके रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज़ में काम करते हैं। जैसे कोई मिनिस्टर है, उसके पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, लेट्स से एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो ये काम सारा एजुकेशन रिलेटेड करेगा। बट जो सारी कैबिनेट है ना, वो एक कंपनी की तरह, वो एक टीम की तरह काम करेगी, यूनिफाइड डिसीजंस लेगी, है ना। आई मीन टू से यूनिफाइड टीम की तरह काम करेगी और इन सारों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो भी पॉलिसीज़ या डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर मान लो कि लोकसभा का कॉन्फिडेंस ये मिनिस्टर्स लूज़ कर देते हैं तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा। मान लो किसी एक मिनिस्टर की वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, मान लो जैसे अभी एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता लोकसभा में, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता। आई बात समझ में? तो दिस इज़ द अकाउंटेबिलिटी बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। चलो, सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लो या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह लो, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मेन थीम। एग्जीक्यूटिव जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर। इंडिया में ये आर्टिकल 75 में लिखा गया है। अब अकाउंटेबिलिटी किसके थ्रू इंश्योर की जाती है? जो हमारे अभी जैसे पार्लियामेंट के सेशंस चल रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस होंगे, जो मोशंस पास करे जाएंगे, जो बजटरी कंट्रोल है, जैसे वोट ऑफ क्रेडिट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इनके थ्रू लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। गवर्नमेंट अल्टीमेटली रिमेन्स अकाउंटेबल टू द पीपल बट थ्रू द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? इनमें से कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है? चलो, ऑप्शंस हैं, देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये 2017 का क्वेश्चन है, ईयर नहीं लिखा हुआ है। देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, द फेडरेटिंग यूनिट्स हैज़ बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। फेडरेटिंग यूनिट्स का मतलब है जो हमारे स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडिया के फेडरलिज्म का? बताओ। सी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अभी ही मैंने बताया था कि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड इट इज़ एन असेंशियल फेडरल फीचर। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द इम्पार्शियल अथॉरिटी एंड सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स और यूनियन के बीच डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। नाउ ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है, ये भी एक फेडरल फीचर है। 7th जो हमारा शेड्यूल है जिसमें लिस्ट लिखी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो उससे पावर जो है वो क्लियरली डिवाइड किया गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। 3rd ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि इफ़ वी टॉक अबाउट इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, इंडिया राज्यसभा में जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट सीट्स रिसीव की जाती हैं बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। जैसे यूपी के पास ज़्यादा सीट्स होंगी, बट इफ़ वी टॉक अबाउट सम अदर स्टेट, जो स्मॉल स्टेट है उसके पास कम सीट्स होंगी। सो जिस तरह उत्तराखंड के पास कम सीट्स होंगे, तो इस तरह से फेडरेटिंग यूनिट्स के पास अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ये भी फेडरल फीचर ही है ताकि वो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करवा सकें, इसलिए ये फीचर डाला गया है। बट अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, ये हमारे फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। देखो, एक जो क्लासिकल फेडरेशन होता है ना, क्लासिकल फेडरेशन, उसमें अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट होता है। जैसे मान लो कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि ऑटोनोमस हैं, जैसे कनाडा है, वहाँ पर इस तरह का फेडरलिज्म है कि बहुत सारे एरियाज़ थे जो कि ऑटोनोमस थे एंड दे टुगेदर केम, मतलब वॉलंटरली वो दे केम टुगेदर टू क्रिएट ए फेडरेशन, दे केम टुगेदर टू क्रिएट ए फेडरेशन। बट इंडिया इस तरह से एमर्ज नहीं हुआ था। इंडिया क्या है? इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग।
कि स्टेट्स के पास ना सॉवरेन एंटिटीज़ नहीं है, स्टेट कोई ऑटोनोमस नहीं है इंडिया में कि ऑटोनोमस थे, मतलब एमपी एक ऑटोनोमस स्टेट था, राजस्थान एक ऑटोनोमस स्टेट था, इन दोनों ने एक अग्रीमेंट किया तो फेडरेशन बना। ऐसा थोड़ा ही हुआ है इंडिया में, है ना, ऐसा नहीं हुआ ना। यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद से ही फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एंड पार्लियामेंट के पास सिग्निफिकेंट पावर्स हैं स्टेट्स से रिलेटेड। तो पार्लियामेंट के पास भी तो स्टेट से रिलेटेड बहुत सारी पावर्स हैं ना, तो स्टेट्स ऑटोनोमस कैसे हुए? जब स्टेट्स ऑटोनोमस हों और अग्रीमेंट से वो ये माने कि हम एक फेडरेशन क्रिएट करेंगे बट हम ऑटोनोमस रहेंगे, सॉवरेन रहेंगे। जैसे वहाँ पर ना स्टेट्स की अलग अलग सिटीजनशिप भी होती है, बट इंडिया में होती है क्या? नहीं होती ना। ना ही वहाँ पर कोई ऐसी बड़ी कांग्रेस हो गई या फिर वो इन स्टेट्स में चेंजेस कर सकती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि इनके बीच में अग्रीमेंट है। बट इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो अग्रीमेंट के थ्रू नहीं है। इंडिया में स्टेट्स कोई ऑटोनोमस बॉडीज़ नहीं है, पार्लियामेंट ऊपर आता है स्टेट्स के, और पार्लियामेंट स्टेट्स में चेंजेस कर सकता है। जैसे कल ही हमने आर्टिकल 3 की बात की थी कि सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। सो डी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो डी यहाँ आंसर हो जाएगा। ओके, सो इंडिया हैज़ ए फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस, एंड दैट इज़ वाई हम इंडिया को क्वाज़ाई फेडरल बोलते हैं। फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं? 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल, सेंटर लेवल, डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटर्न है, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बाई कैमरलिज्म है, ये सारे फेडरल फीचर्स हैं। बट आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इंडियन यूनियन अग्रीमेंट से क्रिएट नहीं हुआ है, स्टेट्स यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं, मेन चीज़ ये है। लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में स्टेट सॉवरेन होती है, वो कभी भी अलग हो सकते हैं, कोई अग्रीमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर देयर बाउंड्रीज, सो ये इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। चलो, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में बात की गई है। प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और ज़्यादा एफिशिएंट है। ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, पता चल गया होगा आंसर। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको कैबिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं, एंड इट इज़ लाइक द रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगेन बात आ जाती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्लोज रिलेशनशिप होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। सो सी इज़ द राइट आंसर। जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल ही सेपरेट होता है, उसका बिल्कुल सेपरेट मैंडेट होता है, और फिक्स टेन्योर होता है, एग्जीक्यूटिव का फिक्स टेन्योर होता है, और इन लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट रहता है। बट पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों मिलकर काम करते हैं, वही आर्टिकल 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, ठीक है। सो ये है द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल सिस्टम या वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोल सकते हैं। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, वहाँ से ये वर्ड आया था, वहाँ पर ये जगह है। सो कोर प्रिंसिपल ये है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल रहेगा लेजिस्लेचर को। आर्टिकल 75 कहता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। और भी कुछ सारे फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जैसे कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। मेजॉरिटी पार्टी या फिर कोalition है ना, जो लीडर होगा वो मेजॉरिटी पार्टी से रहेगा,
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स जनरली पार्लियामेंट से लिए जाते हैं जो पोर्टफोलियोज असाइन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल को लीडरशिप प्रोवाइड करता है, लीड करता है काउंसिल को। लोकसभा का जो डिसोल्यूशन है ये भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ही फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज और आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देख रहे हो रिपीटेशन, 2017 में ये क्वेश्चन आया, 2013 में पहले सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा चुका है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक चीज़ बता देती हूँ, आपको ऑप्शन चूज़ करने में हेल्प मिलेगी। हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। अब बताओ। सी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट है। क्योंकि मिनिस्टर्स कहाँ से आते हैं, जो कैबिनेट के मेंबर्स आते हैं या जो मिनिस्टर्स हैं वो कहाँ से चूज़ किए जाते हैं, अल्टीमेटली पार्लियामेंट से ही। इससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में एक लिंक भी बना रहता है। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, याद है आप, हमने पढ़ा है कि कोई पर्सन जो है वो मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है इवन इफ दे आर नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट दैट मोमेंट, बट विद इन 6 मंथ्स उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ता है, अदरवाइज ही और शी सीजेस टू बी ए मिनिस्टर। सो जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन तो वही आर्टिकल 75, सेम चीज़ें बार बार आ रही हैं। दिस इज़ एन असेंशियल फीचर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एन्जॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, सेम चीज़ है ना। नाउ ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, नॉमिनल हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड करता है कैबिनेट को। तो यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए था। और मैनी टाइम्स ये चीज़ ना वो लोग इंटरचेंज करते ही हैं, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट को गवर्नर से, इस तरह से इंटरचेंज कर देते हैं क्योंकि उसको इंटरचेंज करना बहुत ईजी है। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, 1 and 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। सो ये 6 मंथ्स के अंदर उसको MP बनना ज़रूरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि कैबिनेट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नॉट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है या फिर नॉमिनल हेड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट 2005 का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स, देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन ऑल 9th, 10th and 11th and 12th schedules were added to the constitution by the amendment acts, 1 and 2 only, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3. So which one should be correct? अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। बहुत ईजी, नंबर्स को गलत करना बहुत आसान होता है, ट्रस्ट मी। जहाँ पर भी आपको डेटा दिख गया ना, डेटा यार कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, अगर वो डेटा ऐसे है कि सर्टेन है ना, कि मतलब एब्सोल्यूट है, फिक्स है, तो उसको ईजिली इंटरप्रेट, मतलब उसको ईजिली चेंज किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था ना, एट दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स वर देयर, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। अभी इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनारियो, तो अभी 25 पार्ट्स आर देयर एंड
12 शेड्यूल्स आर देयर, 12 शेड्यूल्स आर देयर। तो यहाँ पर 20 पार्ट्स ये गलत है क्योंकि ओरिजिनली 22 पार्ट्स वर देयर। 390 आर्टिकल्स गलत है बिकॉज ओरिजिनली देयर वर 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि 9th अमेंडमेंट, 10th अमेंडमेंट, 11th एंड 12th, सॉरी 9, 10th, 11th, 12th शेड्यूल्स इनको बाद में ऐड किया गया था, बिल्कुल सही है। 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था 1951। 9th शेड्यूल सभी को पता होगा, जब लैंड रिफॉर्म चल रहा था तो कई सारे ऐसे लॉज लाए गए थे जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी स्टेट टेक ओवर करके डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ताकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो और ऑपरेशन ना हो। रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी, लैंड रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत थी आज़ादी के बाद, फ्रीडम के बाद। सो तब 9th शेड्यूल लाया गया था ताकि वो पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट था, तो उसको वायोलेट कर रहे थे वो। सो 9th शेड्यूल लाया गया कि इसमें जो भी लॉज डाले जाएंगे वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर सकते हैं, इनको इनवैलिड नहीं बोला जाएगा। इसका मेन पर्पस था लैंड रिफॉर्म्स को अच्छे से कैरी आउट करना। जो 10th शेड्यूल है ये एंटी डिफेक्शन बताया था मैंने, ये 51st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1985 में। 11th शेड्यूल जो कि पंचायत से रिलेटेड है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था ये 1992 में। 12th शेड्यूल जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड है, ये आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में। सो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल्स को बाद में ऐड किया गया था अमेंडमेंट्स के थ्रू। सो 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। सो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और अभी करंटली 25 पार्ट्स हैं एंड 448 आर्टिकल्स हैं टुडे, एज़ पर टुडे 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये सारे 9th, 10th, 11th, 12th। 9th आया था फर्स्ट अमेंडमेंट से, 10th 52nd से, 11th 73rd से, 12th 74th से। 9th लैंड रिफॉर्म लॉज से रिलेटेड था। 10th शेड्यूल सभी को पता है एंटी डिफेक्शन, 11th शेड्यूल पंचायत, 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड दैट्स इट, वी हैव डन इट। मुझे ऐसा लगा था कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, शायद लंबा तो हो ही गया है, बट वी हैव covered all PYQs from this topic, salient features of the Indian Constitution. Chalo, I'll meet you in the next session. Bye bye, take care.